नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। आपकी इनकम पर तो यकीनी तौर पर हुकूमत टैक्स लेती ही है, लेकिन जो नया बजट आ रहा है इसमें इस तजवीज़ पर भी गौर हो रहा है कि आपके असासों के ऊपर भी टैक्स आयद किया जाए। इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, एक तरफ पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात से दो चार है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने लगता है कि खजाने के मुंह खोल दिए हैं। इसकी क्या तफसीलात है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे और इसका भी तस्करा करेंगे कि पंजाब की हुकूमत ने कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि कपास की पैदावार में इस तरीके से इजाफा किया जाए जिससे चंद साल पहले हम इसमें खुद कफील होते थे। और आखिर में तस्करा करेंगे उस खुफिया मुलाकात का जो कतर के वज़ीर-ए-आज़म और जो अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं उनके दरमियान हुई। लेकिन आगाज करेंगे अगेन मईशत से, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि बजट आने वाला है और बजट में एक चीज तो यकीनी तौर पर जाहिर है, हमें पता है कि कौन से नए टैक्स लगेंगे उसके बारे में जरूर बात होती है। तो अब जो गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जब सामना है, ये तो हमारा एक क्रॉनिक इशू है, तो गवर्नमेंट डिफरेंट वेज ढूंढ रही है कि किस तरीके से टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया जाए। तो शहबाज, एक तो बड़ा सिंपल सा हमें पता है कि अगर कोई सैलरीड क्लास है, आपकी जो तनख्वाह आती है महाना, उस पर एट सोर्स गवर्नमेंट जो है वो टैक्स काट लेती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप जो मुनाफा कमाते हैं उस पर भी टैक्स कट जाता है। लेकिन आमतौर पर होता ही है कि जो आपके करोड़ों के असासे हैं, लेट से इस्लामाबाद में जो घर है वो करोड़ों का होगा, आपकी बहुत आलीशान महंगी गाड़ी है, उस पर शायद जो डिफरेंट टैक्स है वन टाइम वो तो आप टैक्स देते हैं, लेकिन यूजुअली अदरवाइज वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। तो ये जो गवर्नमेंट अब जो नए प्रपोजल पे काम कर रही है कि असासों के ऊपर भी टैक्स आयद किया जाए, तो इसके बारे में क्या अपडेट है? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक है कि जो आपके, अगर आपका घर है, आपकी गाड़ी है, अगर ये प्रपोजल उस पर अमल होता है तो उस पर भी टैक्स लग सकता है। अब देखिए, बजट पेश होने में तो अब एक हफ्ते से भी कम वक्त का रह गया है और वज़ीर ख़ज़ाना साहबदार की आज जो फाइनल उनकी कन्वर्सेशन या नेगोशिएशन तो नहीं कहा जा सकता उसको, जो डिस्कशंस थी उनकी स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ओवरसीज चैम्बर्स, कराची चैम्बर्स, इनके साथ आज मुलाकातें भी हुई हैं। तो चीज़ें तो अब तकरीबन फाइनल वो चली गई हैं उसकी तरफ, तैयारी की तरफ, और इनके उसके बिल्कुल पैरेलल इन्होंने अपने जो बजट के प्रपोजल्स हैं उसको भी इन्होंने फाइनल करने के उसको शेप एक दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी अब जो चीज़ सामने आई है वो ये वेल्थ टैक्स है। और जो वेल्थ टैक्स है ये पहली दफ़ा ये नहीं लग रहा, ये पहले भी था, लेकिन गालिबन जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इसको खत्म कर दिया गया था। और उस वक्त खत्म करने की यही वजह थी जो एक आप इंडिकेशन रही है कि बहुत ज़्यादा असासे हैं लोग हैं, ख़ासतौर पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, डेवलपर्स हैं, तो उसकी वजह से ये वेल्थ टैक्स खत्म किया गया था। अब इसको रिवाइव करने की बात हो रही है। इस वक्त भी एक पार्शली एक आपके ऊपर एक लगा हुआ है कैपिटल वैल्यू टैक्स इस वक्त लगा हुआ है, जो फॉरेन एसेट्स के ऊपर भी और डोमेस्टिक के ऊपर भी एट द रेट ऑफ 1%। वो वाला जो टैक्स जो इस हुकूमत ने पिछले बजट में लगाया था वो भी चैलेंज हुआ है कोर्ट्स के अंदर, और मेरा ख्याल है कि 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी हियरिंग भी कर रही है उस केस की। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर, अच्छा, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, मैंने जैसे कहा कि आपकी इनकम पे तो टैक्स है ही है, तो ये जो वेल्थ टैक्स की आप बात कर रहे हैं, देखें वो जो टैक्स आपने घर खरीदा उस वक्त जो एक वन टाइम टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदी वो जो टैक्स देते हैं, अगर जो वेल्थ टैक्स की आप ये बात करें कि आपकी जो मनकूला और गैर मनकूला जो जायदाद कहते हैं, मसलन आपका इस्लामाबाद के अंदर एक 10 करोड़ का घर है, आपके पास 2 करोड़ की गाड़ी है, तो अगर ये टैक्स नाफिजुल अमल होता है, वेल्थ टैक्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक एनुअल फीचर होगा कि आपको एक परसेंटेज इस पे देनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव कि आपकी इनकम क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो इनकम टैक्स सेपरेट है, उसके अलावा आपके जो असासे हैं ये उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। पहले थोड़ा सा प्रपोजल जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें नाज़रीन के लिए। जो वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये लगाना हुकूमत चाह रही है इन द शेप ऑफ इनकम सपोर्ट लेवी। ये जो लेवी है ये एक 2013 में पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना साहबदार साहब ने, जब उस वक्त की वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने लगाई थी, लेकिन कोर्ट्स ने जो है इस लेवी को अपहोल्ड नहीं किया था और ये स्ट्राइक डाउन हो गई। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो इनकम सपोर्ट लेवी लगाई गई वो मनी बिल के जरिए लगाई गई, जिसमें सिर्फ नेशनल असेंबली का अप्रूवल लिया गया और सेनेट का अप्रूवल वो नहीं लिया जाता मनी बिल की सूरत में। तो अभी भी हुकूमत इसको, अब चूंकि इसके ऊपर कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है, तो इनकम सपोर्ट लेवी की फॉर्म में इस वेल्थ टैक्स को लगाने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो
जरूरी नहीं है कि 9 जून को ही ये जो लेवी का बिल है ये पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर बजट सेशन हुआ है कॉल और उसमें सिर्फ बजट के पर्पसेस के लिए, तो इसको अगर हुकूमत टैक्स की बजाय लेवी की फॉर्म में लेके आती तो हो सकता है इसको बाद में सेपरेटली ये जो है ये पेश करे। अभी इस वक्त प्रपोजल है क्या? प्रपोजल ये है इस वक्त कि जितने भी असासे हैं किसी के, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, बाकी जो डिफरेंट एसेट्स होते हैं मूवेबल और इमूवेबल, दोनों के ऊपर 0.25% से लेके 2% तक इसमें कोई भी एक रेट हो सकता है। अभी हतमी रेट भी तय नहीं है, तो उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू होगी एसेट की, उसके ऊपर ये टैक्स लगाने की तजवीज है। ये तमाम असासों के ऊपर नहीं होगी। अगर ये होता है तो इसमें एक तो एग्जाम्पशन की एक लिमिट रख दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो असासा है अगर उसकी वैल्यू कुछ 5 मिलियन की है या 10 मिलियन की है, अगर उससे कम है तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। उसके अंदर भी फिर एक्सक्लूजन क्लॉजेज होंगी, जैसे आपका जो घर है वो भी एक आपका एसेट है, तो एक घर के ऊपर भी वो टैक्स ये नहीं लगेगा। तो कुछ एक्सक्लूजन की वजह से ही अभी इसके ऊपर हतमी चीजें तय नहीं हो रही कि रेट क्या होगा और इसमें असासों की कौन सी क्लास इसमें शामिल होगी और कौन सी नहीं होगी। तो जब ये चीज तय हो जाएगी तो फिर इसे हतमी शेप लेगा। अभी तक जो प्रपोजल है उसके मुताबिक 0.25% से लेके 2% का रेट प्रपोज है, और जो भी रेट तय होता है अगर 0.25% का रेट तय होता है तो कम से कम 25 अरब रुपए की सालाना आमदन होगी हुकूमत को। अगर 2% का होता है तो कम से कम 200 अरब रुपए का ये रेवेन्यू इकट्ठा होगा, और ये वो रेवेन्यू होगा जो सूबों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि लेवी के फॉर्म में लगाया जाएगा, और अगर ये टैक्स की फॉर्म में लगता तो ये सूबों को इसमें से हिस्सा मिलता। कामरान, ये एक टेक्निकल ये चीज इन्होंने करना शुरू कर दी है जब से वफाकी हुकूमत की जो आमदन है वो कम है, इनके अखराजात ज्यादा है, और खासतौर पर जो हमारा NFC अवार्ड हुआ था, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, उसके बाद हुकूमत की कोशिश ये कि लेवीज लगाए जाए, टैक्स ना लगाया जाए। लेवी जो उनका जो शेयर है वो उसको कॉम्पनसेट कर सकें। ज़ाहिर है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो भी उसमें चीजें आई, अब इसमें आई थिंक जो वेल्थ टैक्स बिल्कुल होना चाहिए, बट इशू इसके अंदर ये है कि ये प्रपोजल किस फॉर्म में आता है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके चले आप घरों की बात कर लें, शायद 4-4, 5-5 घर हैं जिनकी मालियत करोड़ों अरबों में होगी और उस पर उनको रेवेन्यू भी आ रहा है, लेकिन शायद वो उस तरह से टैक्स नेट में नहीं है। तो प्रपोजल अच्छा है, बट द ओनली क्वेश्चन इज के वो एक्चुअल उसका प्रपोजल होता क्या है और वो कितना काबिल अमल है। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो आप बात कह रहे थे कि 2013 में ऑलरेडी एक दफा सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर चुकी है, तो डू यू थिंक कि ये भी लीगल एक चैलेंज सामने आ सकता है? क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस काजी फाजीसा की शायद जजमेंट थी, वो अभी भी सीनियर मोस्ट जज हैं और कुछ अरसे के बाद वो चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। तो डू यू थिंक कि ये एक लीगल हर्डल भी हो सकती है कि एक ऐसा कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है, आप उसको दोबारा नाफिज कर रहे हैं? देखिए, वो जो स्ट्राइक डाउन हुआ था वो इस वजह से नहीं हुआ था कि ये टैक्स गलत है, वो इस वजह से हुआ था टैक्स लगाने का जो तरीकेकार इख्तियार किया था वो गलत था। हुकूमत ने इसको मनी बिल के जरिए पास करवाया, और जो मनी बिल होता है जो आर्टिकल 73 आइन का, उसके तहत नेशनल असेंबली की जो ये सिर्फ इख्तियार है उसके ऊपर वोट कर सके और उसको मंजूर या रद्द कर सके। सेनेट का जो उसके अंदर कोई किरदार नहीं होता। अब जो लेवी है ये नॉर्मल आपका एक लेजिस्लेशन होती है, और लेवी लगाने के लिए हुकूमत को उस वक्त ये चाहिए था कि वो नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से मंजूरी लेती। तो इसी तनाजुर में ये जो अगर इसका लगाने का हतमी फैसला होता है तो एक सेपरेट बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा जिसकी मंजूरी दोनों हाउसेस से ली जाएगी। अब दूसरी चीज ये, क्या ये अच्छा टैक्स है या बुरा टैक्स है? मेरे ख्याल में कोई इतना अच्छा टैक्स ये नहीं है। क्यों? मेरी एक आमदन है 100 मिलियन रुपए की, ठीक है, उसके ऊपर मेरा जो भी मैक्सिमम रेट है या एप्लीकेबल रेट है वो मैंने पे कर दिया। वो पे करने के बाद मेरे पास जो नेट आमदन बची 65 मिलियन मुझे बच जाता है 35% टैक्स दे के, तो उस 65 मिलियन का मैं एक असासा खरीद रहा हूँ। ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है कि नहीं, आपकी वेल्थ है तो आपने उसको प्रोडक्टिव यूज के लिए है, नहीं है आपने उसके ऊपर हम आपसे टैक्स लेंगे, आइडल वेल्थ पड़ी हुई है। ये इस तरह की जो चीजें ये हुकूमतें करती रहती हैं, तो मैं तो प्रिंसिपल इस चीज के अगेंस्ट होता हूँ। लेकिन ठीक है, आई थिंक उसका तरीकाकार ये निकाला जा सकता है कि ये बिल्कुल जो लोग तो टैक्स नेट में हैं, जो अपना रिटर्न भरते हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उनको तो आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। हाँ, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, मेरे ख्याल में उन पर जरूर सख्ती करनी चाहिए। उन पर ना सिर्फ इनकम टैक्स बल्कि वेल्थ टैक्स भी उनके ऊपर इंपोज करना चाहिए। ये शायद एक डिस्टिंक्शन वो पता कैसे चलेगा? ये ना, अगर ये सिर्फ फाइलर पे लगेगा तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी।
तो डिस्क्रिमिनेशन होगी तो कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर ये नॉन फाइलर पे लगाएंगे तो इफेक्टिवली तो फाइलर ही पे करेगा ना, नॉन फाइलर तो उनके नेट के अंदर ही नहीं है। मतलब एफबीआर की हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी बात की है हमने कि 76 लाख लोगों के पास नेशनल टैक्स नंबर है। बिल्कुल ठीक। और 36 लाख आपको रिटर्न देते हैं, तो ये इवेंचुअली देना उन्होंने ही है जो पहले दे रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ असल में डिबेट और डिस्कशन, आई थिंक इंपॉर्टेंट थिंग इज के जब हमें जो अपनी हमारी पूरी टैक्स की मशीनरी है उसको ओवरऑल करने की जरूरत है, और वो एरियाज जहां पे हमें विजिबल पता है कि जहां के टैक्स के एरियाज है जहां पर हम टैक्स नहीं लेते, अगर उनको टारगेट कर लिया जाए तो 200 क्या पता नहीं 1000 अरब और पता नहीं कितना पोटेंशियल है, आप उसको ले लें। जब आप वो नहीं कर पा रहे तो देन यू कम अप विद दीज इनोवेटिव आइडियाज। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा, इसके अंदर आवाम के लिए तो ज़ाहिर कोई अच्छी खबर है नहीं। फरवरी में भी हमने देखा था कि गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ था, और अब एक दफ़ा फिर जो ओगरा है उसने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है। तो इसकी क्या डिटेल है और क्या इम्पैक्ट होगा? ऑलरेडी आई थिंक गैस तो बड़ी महंगी हो गई है, इम्पैक्ट क्या होगा इसका? फिर फरवरी में जब पाकिस्तान और IMF की टॉक्स हुई थी तो 3-4 इन्होंने जो चीजें तय की थी, शराइत मानी थी। बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, गैस की कीमतों में उस वक्त 113% इजाफा किया गया था, नए टैक्सेस लगाए गए, GST का रेट बढ़ाया गया। इन सारे इकदाम के बावजूद आज तक IMF का प्रोग्राम तो रिवाइव नहीं हुआ, लेकिन लोगों के ऊपर बोझ पड़ा। उस वक्त जो गैस की कीमतों में इजाफा मैंने उसको सपोर्ट किया था, इसलिए किया था कि एक सब्सिडाइज्ड गैस जो मिल रही थी अर्बन पॉपुलेशन को, मेजॉरिटी तो देहातों में भी इतनी गैस नहीं पहुंची, तो उसकी वजह से एक अननेसेसरी 2 कंपनीज के ऊपर बोझ पड़ रहा था। हमने उस वक्त भी बताया था कि ये जो इंक्रीज है 6 माह के लिए, 6 माह के बाद दोबारा इंक्रीज आएगा। अभी हमने कुछ दिन पहले बात की थी प्रोग्राम में कि 230 अरब रुपए की सब्सिडी मांगी थी पेट्रोलियम डिवीजन ने अगले माली साल के लिए, और हुकूमत ने सिर्फ 76 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी। उस 76 अरब रुपए में भी 20 अरब रुपया जो था वो रेकोडेक का जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड सब्सिडी थी। तो चूंकि सब्सिडी पीछे कवर नहीं था, और इन एनी केस बाय एनुअली गैस की प्राइसेस वो रिव्यू होती हैं। तो नाज़रीन, कल ओगरा ने जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है। गैस की कीमतों में इजाफा करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना भी देगी। जो ओगरा की रिकमेंडेशन है उसके तहत जो सुई नदर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड है जो सर्व करती है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, वहां पे उन लोगों के लिए, इन सारिफिन के लिए जो गैस की कीमतों में इजाफा है वो कोई 50% रिकमेंड किया गया है ओगरा की तरफ से। और जो SNGPL ने रिक्वेस्ट की थी ओगरा से वो 286% इंक्रीज की थी, लेकिन ओगरा ने फिलहाल 50% की मंजूरी दी है। जो सुई सदर्न गैस कंपनी है जो सर्व करती है बलूचिस्तान और सिंध के लोगों को, वहां पे जो गैस की कीमतों में इजाफा है वो 45% उसकी ओगरा ने मंजूरी दी है। अब ये जो इसके बाद ओगरा की मंजूरी के बाद ये मामला ECC में और वफाकी काबीना में जाएगा। एज पर द लॉ हुकूमत के पास तकरीबन 40 दिन है फैसला करने के। अगर 40 दिन में ये फैसला हो जाता है तो ठीक, फिर ये अगर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली ये इंप्लीमेंट हो जाएगी इंक्रीज। अब हुकूमत के पास कैमरन चॉइस होती है, अगर हुकूमत समझेगी इंक्रीज इतना वो नहीं पास ऑन करना चाहती बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, तो फिर उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो इस वक्त बजट में घरेलू सार्फिन के लिए कोई सब्सिडी हुकूमत नहीं रख रही, तो इवेंचुअली या तो हुकूमत इंक्रीज करेगी, ताखीर करेगी, तो फिर मसला खराब होगा, कंपनीज की बैलेंस शीट भी खराब होगी। और दूसरी ऑप्शन ये है कि ऑटोमेटिक जो एक क्लॉज है वो ट्रिगर हो जाएगी और ये जो इंक्रीज है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। चलें देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि आपको पता है कि इस गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो भी अब कुछ माह का है और इलेक्शंस की तरफ जाना है, और बहुत से फैसले ये इकोनॉमी की जो रियलिटीज है उनको सामने रख के नहीं बल्कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को सामने रख के कर रहे हैं। और यही एक फैसला जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक और फैसला गवर्नमेंट ने किया है जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन को सामने रखा है उन्होंने, ना कि इकोनॉमिक रियलिटीज को। वो क्या फैसला है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की जो मईशत है उसके बुरे हालात हैं। ब्रेक से पहले भी जैसे तस्करा कर रहे थे कि कैसे हुकूमत जो डिफरेंट वेज एंड मीन्स अपना रही कि अपना जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि हमारे जो अखराजात बहुत ज्यादा हैं, आमदन कम है। लेकिन इसके बावजूद लगता यह है कि गवर्नमेंट को इसका बिल्कुल भी अदराक नहीं है, और इलेक्शन से पहले उन्होंने आप कह सकते हैं कि एक तैयारी कर रहे हैं कि जो कौमी खजाने के मुंह हैं वो खोल दिए हैं ताकि जो अपने वोटर्स और अपने सपोर्टर्स को किसी तरीके से वो सेटिस्फाई कर सकें। अब शहबाज, ये जो फैसला
गवर्नमेंट ने अपेरेंटली लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो तरक्याती जो बजट है उसमें इजाफे का, आमतौर पर तो अच्छी बात है, क्योंकि तरक्याती बजट में इजाफे का मतलब या उसकी ज्यादा एलोकेशन का मतलब यह है कि आपकी जो मईशत है वो बेहतर तरक्की कर रही है, जो बड़े मंसूबे जब होते हैं तो उससे रोजगार में इजाफा होता है। लेकिन जो मौजूदा आपकी सूरत हाल है वो शायद हम उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें दो चीजें हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, एक तो कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि IMF तो चाहता है कि जो हमारा आने वाला बजट है वो इन लाइन विद देयर कंडीशंस हो, तो क्या ये जो इंक्रीज सजेस्ट कर रही है गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट बजट में, ये IMF इससे खुश होगा? IMF इससे बिल्कुल खुश होगा। उसकी वजह दूसरी है। अभी IMF ने एक टेक्निकल रिव्यू किया था पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट जो है, इनके लॉज हैं और जो इनके ओवरऑल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका। तो IMF की दो मेजर फाइंडिंग्स थी उसके अंदर रिपोर्ट के, जो पब्लिक तो नहीं, चूंकि वो टेक्निकल उनका रिव्यू था, मेरे पास वो रिपोर्ट है, हमने इसके ऊपर खबर भी की थी। नंबर 1 उनकी फाइंडिंग ये है कि जो पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है अब ये अनअफोर्डेबल हो गया है। क्यों अनअफोर्डेबल हो गया कि 12,000 अरब रुपए के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दी जा चुकी है और उसके लिए जो सालाना एलोकेशन की जाती है वो हार्डली कुछ 700 अरब रुपया सालाना उसके लिए एलोकेट किया जाता है। तो IMF की फाइंडिंग ये थी कि अगर इसी स्पीड से इनको पैसे मिलते रहे तो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उनको मुकम्मल करने के लिए अगले तकरीबन 15 साल चाहिए होंगे, अगर एक भी मंसूबा कोई भी सियासी हुकूमत मंजूर नहीं करती, और ऐसा होता नहीं है। अभी भी हम देख लेते हैं हमारे सीवियर क्राइसिस हैं और इसके बावजूद नए जो मंसूबे वो दिन रात वो है प्लानिंग कमीशन अप्रूव कर रहा है, और समटाइम्स वो रूल्स को भी वो बेंड करते हैं कि बस ठीक है जी डाल दो PSDP का ड्राफ्ट। मैंने PSDP का डॉक्यूमेंट देखा है, एक माह पहले तक प्लानिंग कमीशन कह रहा था जी कि हमको नया मंसूबा शामिल नहीं करेंगे PSDP का। मैं कल खुद बैठा काउंट कर रहा था, 30-40 तो काउंट हो चुके थे जो अनअप्रूव्ड इन्होंने ड्राफ्ट PSDP के। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ, हम बात तो करते रहते हैं, ये थोड़ा सा ब्रॉडर अगर लोगों को बता भी देंगे, ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं किस तरह के ये मंसूबे होते हैं, क्या बुनियादी तौर पर क्या इनका ब्रॉडर उसमें मैंडेट होता है, कौन से मंसूबे आते हैं? इसमें हर तरह के मंसूबे होते हैं। इसमें आपकी सड़कें हैं जितनी भी, आपके डैम्स हैं, पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसमें सोशल सेक्टर्स के प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपकी कोई हेल्थ की स्कीम है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में कोई मंसूबा हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम वो भी यहाँ से फंड हो रही है। आइडियली होना ये चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट है और जो जिनकी इंपॉर्टेंस नेशनल लेवल की है, फॉर एग्जाम्पल अगर M2 मोटरवे है तो वो इस्लामाबाद से लाहौर तक है, M1 मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर तक है, तो इसमें टेरिटरी जो सिर्फ एक टेरिटरी तक वो महदूद नहीं होती। आपका दियामिर बादशाह डैम है वो नेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल का प्रोजेक्ट है, होने तो इस किस्म के मंसूबे फंड चाहिए जो आपके PSDP से, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसमें सियासी मसलहतों की वजह से इसमें प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स डाल दिए गए। अब एजुकेशन और हेल्थ जो है ये सूबाई मामला था, लेकिन उसकी फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट जा रही। ये जो लेकिन जो आप ये तो फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कह रहे हैं, सूबों का तो अपना अलग भी तरक्याती के बावजूद वफाक से पैसा जा रहा है। जो 2022 का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें 31% ऐसे मंसूबे थे जो सूबाई नेचर के थे, ठीक है, और ज्यादातर उनकी जो फंडिंग थी वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। तो ये इसमें एक किस्म की अनोमली था, लेकिन ये एक डिबेट चल रही थी नाज़रीन कि अगले माली साल का PSDP कितना होना चाहिए। जो वजारत खजाना है उसने सिर्फ 700 अरब रुपए की सीलिंग अप्रूव की थी, प्लानिंग कमीशन ने 1200 अरब रुपया मांगा था, और जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उन्होंने 2600 अरब रुपए की डिमांड की थी, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो 2035 हैं जिसके लिए उनको पैसा चाहिए था। बट जो फाइनेंस ने चूंकि 700 अरब दिया है, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास एक मीटिंग लास्ट वीक होती है, उसमें फैसला नहीं हो पाता। कल एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसको प्लानिंग मिनिस्टर चेयर करते हैं, और APCC जो है ये रिकमेंडेशन देती है जिसको फाइनली फिर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल अप्रूव करती है, जिसको चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, चारों सूबाई जो वज़ीर आला होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं। तो APCC की मीटिंग से चंद मिनट्स पहले फैसला हुआ कि 700 अरब रुपए की बजाय अब 950 अरब रुपए का तरक्याती बजट वफाकी हुकूमत का होगा। ये बड़ा एक नंबर है, इसमें 31% की इंक्रीज है। अगर ये एक रैशनल मेरिट के ऊपर फैसला होता तो शायद ये बहुत पहले हो चुका होता। लग ऐसे रहा है कि इसमें जो हुकूमत की पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें इंक्रीज दिया गया है। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का वर्किंग पेपर है जो सर्कुलेट हुआ वो 700 अरब रुपए के ऊपर ही वो बना हुआ था, सारी एलोकेशंस थी। लेकिन जब APCC की जो मीटिंग हुई उसके बाद, बल्कि उसके दौरान ही प्लानिंग मिनिस्टर ने जो मीडिया से बात की थी, हमने 950 अरब का फैसला किया है, एक पॉलिटिकल डिसीजन है। यही हालत कुछ सूबों की भी है। चारों सूबों ने कोई 1559 अरब रुपए का
तरक्याती बजट अगले साल के लिए वो प्रपोज कर रहे हैं। इसमें जो 2 प्रोविंसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, वहां पे स्पेशल केस है। इन दोनों सूबों ने, इनकी सूबाई हुकूमतों ने सिर्फ 4 माह के लिए PSDP जो है वो काबरा ने प्रपोज किया है। तो 4 माह के लिए इसलिए ख्याल ये कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे, अगर होते हैं तो उसके बाद फिर आगे जाके फिर उनकी जो अगली हुकूमतें आएंगी वो फिर इसमें जो इंक्रीज है वो करेंगी। ब्रेक पे जाना है। एक यही एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो अगले साल का जो ग्रोथ का फिगर है वो भी अप्रूव किया है 3.5%। डू यू थिंक दैट इज इन लाइन विद द प्रोजेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या बाकी जो इदारे हैं? ये 3.5% ग्रोथ रेट ठीक है, ये एक सेंसिबल नंबर है। अगर हुकूमत इसको 5 या 6% रखने की कोशिश करती है, इसका मतलब उतना ही बड़ा ये फिस्कल एक्सपेंशन इनको करनी पड़ती, इनको बाकी मामला करने पड़ते हैं। तो 3.5% ठीक है। और जो हम पहले भी कई दफा जिक्र कर चुके हैं, पाइड की स्टडी है, वर्ल्ड बैंक की है, ADB की है, कि जो पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के साथ 3.5% सालाने से ग्रोथ हो नहीं सकती। और ये बड़ी बात होगी 3.5% ये ग्रो कर भी लें, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इतना अब डीप हो चुका है और इतने ज्यादा अनसर्टेनिटीज हो चुकी हैं कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। हालात काफी जो है वो इसमें वो टाइट है। एक और चीज इसका जो अगले साल का जो इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट है, सॉरी नॉट ग्रोथ, उसका जो टारगेट है वो 21% कल APCC ने अप्रूव किया है। 21% का मतलब है कि अगर अभी जो हाईएस्ट एवर आपका इन्फ्लेशन रेट है 38% का, तो वो जो भी आज प्राइसेस हैं उसके ऊपर 21% ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रो। ऐसा नहीं है कि उसमें वो कमी होगी, महंगाई में कुछ कमी हो जाएगी, महंगाई में कमी नहीं होगी, महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें थोड़ी सी कमी होगी। वो अभी एवरेज नंबर 21% है। अगर ये एवरेज नंबर नहीं लेते तो फिर मेरा ख्याल फिर भी 27-28% के दरमियान जो है वो इन्फ्लेशन रेट रहेगा। इट्स क्वाइट हाई नंबर। इसके पीछे कोई एज सच मुझे कोई डीप रूटेड कोई लॉन्ग टर्म हुकूमत की प्लानिंग नजर नहीं आ रही। लग ऐसे रहा है कि जैसा निजाम चल रहा है अगले माली साल में भी एटलीस्ट पहले 6 माह तो ऐसे ही चलता रहेगा। चले यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि ये तो चले हमने खबरें की कि कोई अच्छी खबर तो हमें उसमें नजर नहीं आ रही, लेकिन ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि कपास की जो पैदावार किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी पाकिस्तान में, हम सेल्फ सफिशिएंट थे, फिर बाद में हमें इंपोर्ट करना पड़ा, लेकिन अब एक कोशिश हो रही है कि वो जो पुरानी ग्लोरी है उसको रिवाइव किया जाए। वो क्या इनिशिएटिव है और क्या उससे फर्क पड़ेगा, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज से चंद साल पहले कपास की पैदावार में पाकिस्तान खुद कफील होता था और ये कितना बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि जाहिर है कि जब आप कपास की पैदावार में खुद कफील थे तो आपको अपना जो कीमती ज़र मुबादला है यानी कि जो डॉलर्स हैं वो खर्च नहीं करने पड़ते थे, इवन कपास जैसी जो अजनास है उनको इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ी वजह के फोकस जो है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो शुगर बैरन्स हैं, जो गन्ने की काश्त है, उसमें इजाफा होता गया, वो वाटर इंटेंसिव फसल भी है और उसने ग्रेजुअली इरोड कर दिया वो एरियाज जहाँ पे कपास की काश्त होती थी। और फिर हमने देखा कि एक तरफ हमें एक डॉलर की ज़रूरत है, तो हम उधार लेके जो अपना गुजर बसर कर रहे थे, तो अब हमें इवन के डॉलर खर्च करना पड़ रहे हैं कपास की जो हमारी कमी है उसको पूरा करने के लिए भी। लेकिन शहबाज एटलीस्ट पंजाब गवर्नमेंट को, चलें तनकीद तो हम करते रहते हैं, कुछ उनको ख्याल आया कि चलें इस पे भी कोई काम किया जाए, और जो इनिशिएटिव वो लिया है उन्होंने, तो उनका तो टारगेट यही है, खास करके पंजाब के अंदर भी जो अगर वो हो जाता है तो एक मैसिव उसके अंदर जो है वो इंक्रीज आएगा। तो आई थिंक जो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हम अक्सर वो बात करते हैं कि कभी दोस्त से पैसे पकड़ें, कभी उधर से पकड़ें, अपना वो जो करंट अकाउंट का खसारा उसको पूरा करें। कुछ जो डेविल्स लाई इन द डिटेल के ये जो पैसे हम खर्च करते हैं, कपास है, चीनी है, गंदम है जो इंपोर्ट करते हैं, अगर इसी को हम प्लग कर लें, अपनी प्रोडक्शन को बेहतर कर लें, तो यहीं से हम 5-7-8 अरब रुपया बचा सकते हैं, डॉलर बचा सकते हैं। कामरेड, आपको पता है कि आर्मी ने भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कि वो पंजाब में कोई 13 लाख एकड़ जो जमीन है जिसपे अभी कोई प्रोडक्टिव उसका यूज नहीं है, उसको वो प्रोडक्टिव यूज में कन्वर्ट करने के लिए उसमें मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाने तो केस भी गालिबन अभी कोर्ट में चल ही रहा है, भी चल गया है, लेकिन उसकी पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दी है। उसमें ये तो आप सवाल कर सकते हैं कि उनका मैंडेट है या नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इटसेल्फ है वो इतना बुरा नहीं है। वो यही है कि जो पॉकेट्स हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ, जहां पे आप कल्टीवेशन करके अपनी जो एटलीस्ट जो फूड सिक्योरिटी है उसको आप इंश्योर कर सकते हैं, तो ये उसी के इर्द गिर्द जो है वो सारी चीज घूमती है। लेकिन मेरे ख्याल बात को आगे बढ़ाने से पहले हम नाज़रीन को ये बता दें कि हम खड़े कहाँ थे कपास की पैदावार के हवाले से और आज कहाँ हैं।
2005 में जब पाकिस्तान समझा जाता है कपास में खुद कफील है, तो जो कपास की बुवाई होती थी, काश्त होती थी, वो कोई 79 लाख एकड़ के ऊपर होती थी। और ये फिगर जो अब कम होकर सिर्फ रह गया है 48 लाख एकड़, ये जो 2022 का फिगर है, इसमें कोई 39% कमी हुई है। सिर्फ कपास की जो काश्त होती है जिस रकबे के ऊपर, उसमें 39% की कमी हो चुकी है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें 2005 से, 2005 में जब 79 लाख एकड़ पे कपास की काश्त होती थी, तो पैदावार कितनी थी? 14 मिलियन बेल्स की पैदावार हमारी थी, जो पिछले साल कम होकर नाज़िन सिर्फ रह गई है 83 लाख बेल्स। आप 14 मिलियन किधर और कहां पे? 83 लाख। अगेन यहां पे भी कोई 41% की कमी। ये था सैलाब से पहले का नंबर। आज हम किधर खड़े हैं? पिछले साल जो सैलाब की तबाहकारी है, उसमें जो सबसे ज्यादा फसल मुतासर हुई थी, उसमें एक फसल जो है आपकी कपास की भी है। तो जो 83 लाख बेल्स थी, वो अब कम होकर रह गई हैं सिर्फ 49 लाख बेल्स। तो उसकी वजह से हमारी अब दो चीजें हैं। एक तो शायद इन अ वे हुकूमत की ये लक भी है कि इसने इकोनॉमी का जो इसको बंद कर दिया, और उसकी वजह से आपकी फैक्ट्रियां चल नहीं रही, टेक्सटाइल की भी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, तो इंपोर्ट आपकी कम हो रही है। अगर ये रेगुलर इंपोर्ट होती तो आपको अंदाजा करें आपको कितनी इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं। 2022 में जब 83 लाख आपकी बेल्स की पैदावार थी, उसके बावजूद 2022 में पाकिस्तान ने 1.8 अरब डॉलर की जो कपास है वो दरामद की थी। अभी तक 10 माह में बावजूद इसके कि हमारे इतने बुरे हालात हैं, 1.5 अरब डॉलर की हुकूमत जो कपास है वो दरामद कर चुकी है। कामरान फैक्ट्रियां बंद हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी 25% ग्रो कर रही है। तो ये वो बैकग्राउंड है जिसके बैकग्राउंड में इनिशिएटिव ये जो एक किस्त है उससे भी बहुत ज्यादा है। आई थिंक अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में इनिशिएटिव लिया है, तो उससे फर्क तो पड़ना चाहिए। और दूसरा आई थिंक ये चीजें मतलब ये लॉन्ग टर्म आई थिंक हमारी एक नाकामी भी है कि जब इस तरह की चीजें हम कर रहे होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने अब इनिशिएटिव लिया है, इसका इम्पैक्ट और मेन उसके फीचर्स हैं क्या? आई बिलीव कि उन्होंने बहुत से इंसेंटिव्स दिए हैं फार्मर्स को, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसके ऊपर कॉटन पे करवाने जा रहे हैं। तो डू यू थिंक दैट ये रिजल्ट्स देंगे इसी साल ही या कमिंग ईयर्स? अभी तो वो टारगेट कर रहे हैं कि उनका जो कल्टीवेशन एरिया है वो कुछ 36 लाख एकड़ है इस वक्त। वो चाह रहे हैं कि इसको बढ़ा के ये 50 लाख एकड़ कर ले। और अभी तक अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कुछ 44 लाख एकड़ तक ये काश इसको जो है वो यकीनी बना चुकी है। इसमें मेजर बहावलपुर जो सबसे मैक्सिमम कल्टीवेशन होती है, जो आपका एरिया जहां से पैदावार भी अच्छी है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, वो बहावलपुर का तकरीबन 46% की जो कपास की अभी तक बुवाई हो चुकी है वो बहावलपुर। उसके बाद दूसरा जो जिला आता है या डिवीजन आती है वो मुल्तान की, जहां पे अगेन तकरीबन 24-25% ये करते हैं। टारगेट तो ये लग रहा है कि कल्टीवेशन के अचीव कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी का हम कह नहीं सकते, टाइम कम रह गया अब। बट 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एक इनिशिएटिव लेना, इसमें फार्मर्स के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके फवायद बताना, वो अपनी जगह पे। उसके बाद अगला स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किसानों को वक्त पे खाद मिलेगी और सही कीमत पे मिलेगी? क्या किसानों को लंबी लाइनों में लग के ब्लैक मार्केट से खाद खरीदनी पड़ेगी? क्या उनको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कपास के लिहाज से, पेस्टिसाइड्स, जो मुख्तलिफ किस्म की स्प्रे होती हैं, कीड़े मार अद्वियात होती हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होगी? क्या उनको सही दवाइयां मिलेंगी या हमेशा की तरह मिलावटशुदा दवाइयां मिलेंगी? मुझे याद है कि पिछली हुकूमत के दौर में एक स्कैंडल आया था, वो पब्लिक में नहीं आया स्कैंडल कभी भी। एक अहम उनके पॉलिटिशियन थे, उनका काम ही यही था दवाइयों की इंपोर्ट का, पेस्टिसाइड्स का। तो वो जो उन्होंने पेस्टिसाइड्स इंपोर्ट की थी उसकी लो क्वालिटी थी। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड में उन्होंने कमेटी बनवाई, उसने कहा कि ये अलाउ नहीं, फिर एक और कमेटी बनी, फिर तीसरी कमेटी बनी, आखिर में हुआ कुछ नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि वो पेस्टिसाइड वहां से इंपोर्ट से निकल गई या नहीं निकल गई, बट जो जाली अद्वियात का खासतौर पर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो पंजाब हुकूमत को अगला स्टेप यही लेना है कि कितनी ये इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ खाद, दवाइयां और बाकी जो इनिशिएटिव्स या इंसेंटिव्स किसानों को चाहिए, कुछ ये चीजें की करने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा कि वो 23-24 जून को कुछ वो अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करवा रहे हैं, कोई फ्यूचर के लिए वो ग्रेजुएट्स भी वो करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, यंग्स इंटर्नशिप स्कॉलरशिप दे रहे हैं 2000 लोगों को। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे। इनको जो मेजर चैलेंज होगा इनपुट्स
जो है उसकी अवेलेबिलिटी, और फिर अब बिजली, बाकी सारी चीजें, और खास तौर पर जो एक लॉबी बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है शुगर मिलों की, वो वहां उनसे वो एरिया वापस लेना, क्योंकि वो इंसेंटिवाइज करते हैं फार्मर्स को। कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप की आपको पता है कि हमारे यहाँ जितने जो बड़े शुगर बैरन्स हैं, ये कार्टेल है, ये तमाम लोग आपके ईवान के किरदारों में मौजूद हैं, ये तमाम फैसला करने वालों में मौजूद हैं। तो क्या ये इस तरह की जो लॉबी है इतनी स्ट्रांग, ये इसको कामयाब होने देगी? दैट इज ऑल्सो वेरी चैलेंज। तो लेट्स सी, ये पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है ये फिर देखने वाली बात है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे खुफिया मुलाकात की जो कंधार में हुई है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। दुनिया में वैसे तो इतने इश्यूज हमें सामने नजर आ रहे हैं कि जिसकी वजह से लगता ही है कि अफगानिस्तान पर उस तरीके से तवज्जो नहीं है जो आज से कुछ माह पहले या कुछ अर्सा पहले थी। लेकिन एक दफा फिर जो अफगानिस्तान है वो हेडलाइंस में है, वो इसलिए क्योंकि पिछले माह की 12 तारीख को, खबर वो अभी ब्रेक हुई है, एक खुफिया मीटिंग हुई है। और खुफिया मीटिंग हुई है कतर के जो वज़ीर आज़म हैं और जो अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्ला अखुंज़ादा, कंधार में। कंधार क्योंकि उनका वहाँ पे हेडक्वार्टर है, वो वहीं पे बैठते हैं। और ये पहली आप कह सकते हैं कि नॉन एक मीटिंग है बिटवीन एनी फॉरेन लीडर और जो अफगान तालिबान के चीफ हैं। अब इस मीटिंग के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है? शहबाज, इतला तो यही है कि ये एक रिन्यूड पुश है फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसमें अमेरिका और बाकी ताकतें भी ऑन बोर्ड हैं। और जो अभी तक की इत्तलात आई हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिकी सदर हैं, उनको भी इस मीटिंग के बारे में ब्रीफ किया गया है, जिसका मतलब है कि वो ऑन बोर्ड थे। और जो एक ब्रीफ सी स्टेटमेंट, जो बयान कतर की तरफ से सामने आया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि इस मीटिंग का एक तो मकसद के जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं बिटवीन द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द अफगान तालिबान, उसको ओपन रखना, और दूसरा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग द अफगान तालिबान, उनको एड्रेस करने के लिए कोशिश करना। और ये भी कहा गया है कि इस मीटिंग में कतर के प्राइम मिनिस्टर ने खास करके जो मगरिब को और इवन पाकिस्तान को भी कंसर्न है कि जो खवातीन की एजुकेशन है जिस पर अफगान तालिबान ने बैन लगाया हुआ है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही कहते हैं कि जो काबुल में जो इंतजामिया अफगान तालिबान की, वो तो शायद मॉडरेट हैं, वो अग्री करते हैं कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन एक कहते हैं जो कंधारी तालिबान, जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो अफगान तालिबान के अमीर हैं, जो कंधार में बैठते हैं, वो शायद उसके हक में नहीं है। वो वही जो पुराना अफगान तालिबान का स्टाइल था कि एक हार्ड लाइन तरीके से एक राइट विंग पॉलिसीज को अप्रोच करना है या परसू करना है, वो उसी को करना चाहते हैं। तो ये एक मीटिंग होना, ये कहा जा रहा है कि इटसेल्फ इज अ ब्रेक थ्रू के एटलीस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी ने थ्रू कतर अपने कंसर्न्स जो हैं वो अफगान तालिबान के अमीर हैं उनको कन्वे किए हैं। देखिए, कतर का तो शुरू से इसमें रोल रहा है। वो जो की इसके अंदर जो नेगोशिएटर थे ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो तो कतर था। पाकिस्तान का भी किरदार है। लेकिन अब हुआ ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम तालिबान कोई भी किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। ये बात ठीक है कि उनके इंटरनल अपनी भी ग्रुपिंग है। पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। ये लोग पाकिस्तान में भी इनके विजिट्स भी हुए हैं। उस वक्त भी एक उम्मीद की जा रही थी कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ स्पेस देने को तैयार हो जाएंगे। बट आपके ख्याल में ऐसी क्या लेवरेज है इस वक्त वेस्ट के पास या कतर के पास कि तालिबान उनको सुनेंगे? उनकी इकोनॉमी उनके ख्याल में ठीक चल रही है, उनके रेवेन्यूज बेहतर हो रहे हैं, उनके बाकी मामले ठीक हो रहे हैं, तो व्हाई वुड दे लिसन टू द वेस्ट? ये बात ठीक है कि खवातीन के हकूक की बात, ह्यूमन राइट्स की इशूज अपनी जगह पे मौजूद हैं, बट व्हाई वुड दे लिसन टू द वेस्ट? देखें, जो सबसे बड़ा इंसेंटिव है, देखें अफगान तालिबान तकरीबन अब 2 साल हो जाएंगे अगस्त में उनको इक्तदार में वापस आए हुए। और जब ये इक्तदार में आए थे तो एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि शायद पिछला जो अफगान तालिबान का एक्सपीरियंस है उसके बरक्स ये चेंज तालिबान है, और शायद इनकी जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और दुनिया इनको रिकग्नाइज कर लेगी। और पिछले साल इवन के ये कहा जाता है कि मार्च में एक उनके लिए एक टाइमलाइन भी सेट की गई थी, एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अफगान तालिबान ने जो भी बातचीत चलती रही उन्होंने इस बात पे अग्री किया था कि पिछले साल जो मार्च में जब विंटर्स ब्रेक खत्म होगा तो वो जो खवातीन की और बच्चियों की जो एजुकेशन है उस पर वो पाबंदी हटा देंगे। तो वो सारा लिंक था उसके साथ। लेकिन उन्होंने उसके बरक्स जो छोटी बच्चियों को भी उन्होंने अलाउ किया हुआ था तालीम, इवन वो ब्लैंकेट उन्होंने बैन कर दिए, जिसकी वजह से वो तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो गए। अब जो इंसेंटिव की बात है, आई थिंक जो एक फैक्शन है अफगान तालिबान का,
वो ये समझते हैं कि माजी के तजुर्बात को सामने रखते हुए ठीक है, हम अभी तक तो अपनी मईशत को जो भी चीज़ें चला रहे हैं, लेकिन हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए। देखिए उनके फंड्स अभी भी फ्रीज हैं। कतर की जहां तक बात है, देखिए कतर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। कतर जो अभी भी दोहा में जो पॉलिटिकल ऑफिस है अफगान तालिबान का, अभी भी वहां से वो ऑपरेट करते हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो एक विंडो है, जो अफगान तालिबान की जो बातचीत करते हैं, वो उनके पास मौजूद है। फिर बहुत से जो इंटरनल जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो उनके एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सी चीजों को मैनेज करना, कतर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इंसेंटिव्स तो उनके लिए, तालिबान के लिए आई थिंक यही इंसेंटिव उनको दे रहे हैं कि आप देखें कि अगर आप ये चीजें मान लेंगे, अगर खवातीन की एजुकेशन के हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं, इवन उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है कि टीटीपी हो, जो बाकी मामलात हो, उनको एड्रेस करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका जो आपके ऊपर सैंक्शंस हैं वो आपसे हट जाएंगे। देखें ये हमें नहीं भूलना चाहिए, जब अभी कतर जो अफगान तालिबान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए थे, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको स्पेशल एग्जेम्पशन दी है, क्योंकि उनकी ट्रैवल के ऊपर पाबंदी है। वो वहां पे जो अफगान तालिबान की क़यादत है वो फ्रीली वहां पे मूव नहीं कर सकती। अगर उनको कहीं जाना होता है तो उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से हर दफा एग्जेम्पशन लेना पड़ती है। तो ये कोई इतना आसान काम तो नहीं है कि हर दफा ये काम करें। तो पाकिस्तान ने भी अपना स्पेशल एनवॉय दोबारा एक उन्होंने पॉइंट किया ना, ये भी एक खबर आई थी, उसकी क्या डिटेल्स हैं? देखिए बिल्कुल, ये जो पहले उससे थे एम्बेसडर मोहम्मद सादिक, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद से अब जो है इसी हफ्ते आसिफ अली दुरानी, ये साबिक सिफारतकार रहे हैं पाकिस्तान के ईरान में और अफगानिस्तान में भी डेप्टी हेड ऑफ मिशन रहे हैं बिटवीन 2005 एंड 2009। इस एरिया को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और मकसद यही है उनको अपॉइंट करने का कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उनको ओपन रखा जाए। और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगेन वो यही है कि एक तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त सिक्योरिटी का कंसर्न है वो है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उस किस तरीके से अफगान तालिबान को कन्विंस किया जाए कि वो पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। अभी तक की जो डेवलपमेंट है, ये पेशरफ्त है, अफगान तालिबान कतरा रहे हैं कि वो किसी की तरह का जो यूज ऑफ फोर्स है वो नहीं करना चाहते टीटीपी के खिलाफ। उन्होंने पहले भी हम ये जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने ये ऑफर की है कि अफगान जो टीटीपी के जो भी दहशतगर्द हैं या मिलिटेंट्स हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज के साथ हैं, उनको यहां से हटा के वो नॉर्थ में ले जाएं, यानी कि दूसरी साइड पे ले जाएं, ताकि इमीडिएटली ये लोग पाकिस्तान के लिए थ्रेट ना बने। लेकिन उसके अंदर भी एक इशू है, वो कहते हैं कि उनकी जो रीलोकेशन है उसके भी जो अखराजात हैं वो पाकिस्तान बर्दाश्त करे। एज ऑफ नाउ तो अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को यही ऑफर की जा रही है। तो ये मेरे ख्याल में नए जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए एक चैलेंज होगा अगेन। और जो मेरी मालूमात है वो यही है कि इमीडिएटली जो आइंदा आने वाले हफ्तों में जो उनका जो दौरा है वो काबुल का, और दूसरा जो दौरा है वो उनका दोहा का होगा, जहां पर वो जाहिर है कि जो नई उनको असाइनमेंट मिली है वो अपना काम करना वो शुरू करेंगे। तो अफगानिस्तान इट रिमेन्स अ चैलेंज, दुनिया के लिए तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।